पांचजन्य की यात्रा काफ़ी लंबी है और कुछ संक्षिप्त में कहे तो एक राष्ट्रीय विचार की एक अविरत ऐसी यात्रा है और जिसका जन्म ही इस उद्देश्य से हुआ हो कि कैसे भारत के बारे में लोग समझें, भारत के बारे में जाने और भारत के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित हो जाए। तो पूरा उद्देश्य ही जिसका भारत हो, तो आज अगर वो बात भारत की कर रहे हैं तो किसी को ये ना लगे कि वो आज ही बात भारत की कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पांचजन्य का जो जन्म हुआ वो जन्म ही इस बात को करने के लिए ही हुआ है और इसीलिए प्रारंभ से यानी अपने बीज से या जन्म से ही इसी एक धारा को लेकर सतत ये कार्य चल रहा है। इसलिए स्वाधीनता के पश्चात की जो सारी यात्रा है, उसके पश्चात का राष्ट्र जागरण का जो कार्य है, क्योंकि इतने वर्षों के बाद जब कोई देश विदेशी दास्ता से मुक्त होकर अपनी स्वतंत्रता के पश्चात स्वाधीनता की ओर जो स्वाधीनता के पश्चात जो यात्रा प्रारंभ करता है, तो मुझे लगता है कि उसमें बहुत सारी वैचारिक उथल पुथल होती है। विदेशी दास्ता के काल में बहुत सारे ऐसे विषय भी आए और जिन विषयों पर अपनी जो भारत की मूल बात है उसके बारे में संभ्रम उत्पन्न करने के प्रयास भी हुए। अपना राष्ट्र क्या है, भारत क्या है, इसके बारे में भी बहुत सारे भ्रम उत्पन्न करने के प्रयास हुए। हमारी एकता के अस्तित्व पर भी बहुत सारे प्रश्न उठाए गए। हमारे एकता के आधार क्या होंगे, इस पर भी प्रश्न खड़े किए गए। भारत की जो ऐतिहासिकता है, जो वास्तव में देखा जाए तो हजारों वर्षों की है, उस पर भी प्रश्न चिन्ह उठे कि भारत का जन्म कब हुआ। परंतु ये राष्ट्र तो ऐसा है कि जिसका कोई ऐसा तारीख नहीं है, कोई तिथि नहीं है कि इस दिन इसका जन्म हुआ हो। ये तो एक मानव संस्कृति की ऐसी यात्रा है कि जो प्रारंभ कब हुई इसका ठीक से अंदाजा नहीं है, परंतु ये निश्चित है कि ये यात्रा ने भारत के लिए और पूरे मानव जाति के लिए, विश्व के लिए हमेशा कल्याण की बात की और इसलिए इसका उद्देश्य ही कल्याण का है। मुझे लगता है कि इस बात को ही एक अलग तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास हुआ था, जिसके कारण ये जिस बातों से भारत के प्रति स्वाभिमान उत्पन्न होता है उन बातों पर भी आघात हुआ। देश के स्वाधीनता के आंदोलन में बहुत सारे लोग लगे थे जो इस बात पर एकमत थे कि भारत अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त होना चाहिए, परंतु उन सब लोगों में भी वो विचार अलग अलग थे कि भारत का भूतकाल कैसा था, भारत का इतिहास कैसा था। और जब इतिहास के बारे में संभ्रम होता है तो फिर अपने वर्तमान की पहचान पर या वर्तमान की अपनी शक्तियों पर भी संशय होता है और फिर भविष्य की कल्पनाएं भी अलग अलग हो जाती है। और इसीलिए भविष्य की कल्पनाओं के बनने के लिए, सहमति बनने के लिए इतिहास का पक्ष मजबूत होना और उस पर स्पष्टता होना बहुत आवश्यक है। मुझे लगता है कि इस बात में ये बात जरूरी है और आज भी स्वाधीनता के 75 वर्ष के बाद भी आज जहां बहुत सारे लोग इसके बारे में स्पष्टता से समझने लगे हैं, परंतु अभी भी ये यात्रा आगे बहुत समय तक चलनी होगी, चलानी होगी और इस पर बहुत सारी चर्चाएं होनी होगी। एक समय था अपने देश में, देश के कुछ ऐसे हिस्से थे
उदाहरण के तौर पर कहा जाए तो हमारे देश का जो पूर्वोत्तर का हिस्सा है, वहाँ ये बात लगातार बताई गई कि आप कुछ अलग दिखते हो, आप अलग हो। और ये बात केवल किसी यूनिवर्सिटी के क्लासरूम तक सीमित नहीं रही, या किसी के पीएचडी थीसिस तक, या किसी मीडिया के फ्रंट पेज तक सीमित नहीं रही। ये बात लोगों के मन में, उनके मन में और उनके जीवन में आई, और जिसका परिणाम स्वरूप ये हुआ कि बहुत सारे ऐसे आंदोलन जो अलगाव थे, जो हिंसक थे, जो भारत की प्रगति के विरोध में थे। और ये बात केवल पूर्वोत्तर के हिस्से में नहीं, देश के अन्य हिस्से में भी, बाकी सारे लोगों के मन में भी इसके बारे में बहुत सारे संभ्रम उत्पन्न हुए। ये संभ्रम दूर होने चाहिए, और हमारे अंदर जो एकता के सूत्र है कि हम कौन सी ऐसी बातें जिनसे हम जुड़े हुए हैं, उन बातों की स्पष्टता करने का जो काम था, वो सतत रूप से बहुत सारे राष्ट्रीय माध्यमों से हुआ, जिसमें पांचजन्य की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण रही। और इसका परिणाम हुआ कि नहीं हुआ, अगर हम ये जांचना चाहते तो आज समझ में आता है कि पूरे देश भर में, पूर्वोत्तर में आज इसके बारे में एक सामान्य रूप से ये धारणा बन गई है कि ये बात जो हमें बताई जा रही थी वो गलत है, वो झूठी थी, उसका कोई आधार नहीं था, और उसका उद्देश्य या इंटेंशन भी सही नहीं था। और इसलिए ये बात समझने के कारण ही वहां का वातावरण बदला है। देश भर में भी, देश के अन्य हिस्सों में भी इसके बारे में धारणाएं ठीक होती चली गई। और परिणाम यह है कि आज से 5 साल पहले अगर हम समाचार पत्रों को देखेंगे तो पांचजन्य छोड़कर बाकी बहुत सारी जगहों पर ऐसे समाचार आते थे कि दिल्ली के किसी क्षेत्र में किसने नॉर्थ ईस्ट के बारे में क्या कहा, जिसके कारण वहां क्या लोगों के मन में भ्रम उत्पन्न हुआ, और उसके कारण कैसा संघर्ष बढ़े, इसके बारे में बहुत सारी ऐसी उल्टी सीधी बातें हमको देखने को मिलती है। परंतु पिछले कुछ वर्षों से ये प्रयास और ये जागरण इस स्तर तक पहुंच पाया कि आजकल आपको पिछले कुछ वर्षों से ऐसे समाचार, ऐसी न घटनाएं होती है, न ऐसे समाचार आते हैं, न इन बातों को लेकर कोई ऐसी उलट पुलट बातें हो पाती है। और इसका मुख्य कारण है कि वहाँ लोगों में, देश भर में लोगों में जो जागृति आई है, उसके परिणाम स्वरूप ये बात संभव हो पाई है। ऐसे बहुत सारे विषय हैं। एक समय था देश में अपनी भाषाओं को लेकर बहुत सारे विवाद उठते थे, और उसके समाधान के रूप में अंग्रेजी को अपनी भाषा के रूप में, अंग्रेजी चलेगी लेकिन भारत की भाषाएं नहीं, इस तरह के विचार देश में चल रहे थे। उस समय भारत की बात भारत की भाषा में हो सकती है, और भारत की सभी भाषाएं राष्ट्रीय भाषाएं हैं, वो आपस में संवाद कर सकती है। इस तरीके से भाषाओं की बात और उसके आधार पर एकता की बात को अच्छे तरीके से, प्रभावी रूप से उठाना आवश्यक था। मुझे लगता है इस राष्ट्रीय कार्य में भी पांचजन्य में अपनी भूमिका बहुत अच्छे से निभाई, और राष्ट्रहित में क्या है ये ध्यान में रखकर ये बात चली। और इसलिए आज जब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब पूरे भारतीय भाषाओं की बात कर रही है, प्राथमिक शिक्षा की मातृभाषा में बात कर रही है, उच्च शिक्षा भारत की सभी राष्ट्रीय भाषाओं में होने की बात कर रही है, तो देश में उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्वोत्तर से लेकर पश्चिम तक देश में एक सामान्य लोगों में एक सहमति बन पाई है। आज भी वो ताकतें कम नहीं है, आज भी वो ताकतें हैं जो भाषा के नाम पर भी देश के लोगों को लड़ाना चाहते हैं, देश की एकता में कोई ना कोई छेद उत्पन्न करना चाहते हैं। वो अपने प्रयास अभी भी कर रहे हैं, वो उनके हाथ में जितने भी प्रकार की जितनी भी बातें हैं उनका उपयोग अभी भी करके प्रयास कर रहे हैं। परंतु आज ये बहुत अच्छी बात है कि जो सतत राष्ट्र जागरण के और इन बातों पर जो कार्य हुए हैं उसके परिणाम स्वरूप आम लोग अब इस बात को समझने लगे हैं।
बहुतायत लोगों को अब ये बात ध्यान में आई है और इसीलिए अब ऐसी बातें कोई उठाता भी है तो स्वाभाविक रूप से थोड़े समय के लिए लोग, शायद कुछ लोग विचलित होते हैं, परंतु कोई भी ऐसी बात लंबे समय तक नहीं चल पा रही है, क्योंकि अब पांचजन्य जैसे और बहुत सारे लोग सामने आए हैं। अब अकेला पांचजन्य नहीं, तो पांचजन्य के गुंज से अब बहुत सारे लोग भी जागरूक हुए और इस युद्ध में वो भी शामिल हो गए हैं पांडवों के पक्ष में। तो ये जो बहुत बड़ी बात आज हुई है, मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा बदलाव है और इस बदलाव को समझना भी जरूरी है और इस बदलाव की अनुभूति सामान्य लोगों को देना भी जरूरी है, ताकि वो भी अपने सशक्त समझे, खुद को अक्षम न समझे। और इसलिए अब इस देश में उल्टी सीधी बात करने वाले अपनी बात चलाएं और वो चल पड़े, ये समय गया। अब राष्ट्रहित की बात, देश की बात, हमारे देश की एकता की बात, और चूंकि वो सच है और अब उसकी अनुभूति भी है, तो वो बात का समय आज है। और इसीलिए देश का संविधान की जो आज बात हो रही है, देश के संविधान के 75 वर्ष हुए हैं। मुझे लगता है कि संविधान के निर्माता यानी संविधान सभा में हमारे जो सदस्य थे, उनकी जो मंशा थी, उनके मन में जो विचार था, वो विचार बिल्कुल देश की अपनी संस्कृति से, अपनी देश की मूल आत्मा से जुड़ा हुआ था। और इसीलिए बार बार वो इस बात पर जोर दे रहे थे कि हम ऐसी बातें करें जिससे सबको समानता मिले, ऐसी बात करें जिससे भारत सांस्कृतिक रूप से केवल राजनीतिक तौर पर नहीं, सांस्कृतिक रूप से एक हो। बार बार ये बात उठाई जा रही है संविधान सभा में कि केवल राजनीतिक या संविधान के अधिकारों से ये नहीं होगा। तो संविधान के साथ साथ संविधान की जो बात है, उसका जो भाव है, उस भाव की जागृति भी होना आवश्यक है। और इसीलिए आज हमारे देश में जहां जाति जाति के नाम पर भी एक लंबा प्रयास चला, स्वाधीनता के पूर्व भी ब्रिटिश काल में उन्होंने जब सेंसस जनगणना को प्रारंभ किया, तो उन्होंने लगातार ये प्रयास किया कि कैसे भारत को जनगणना के माध्यम से भी अलग अलग दिखाया जाए। मतलब जितनी ज्यादा कैटेगरीज बनाने का उन्होंने प्रयास किया कि जिससे हर एक व्यक्ति को ये पक्का हो जाए कि मैं हूं, लेकिन मैं कुछ अलग भी हूं। इस बात का ही उन्होंने ज्यादा बल देकर प्रयास किया। और स्वाधीनता के पश्चात लगातार इस उद्देश्य की प्राप्ति होना आवश्यक था कि हम अलग अलग नहीं है, हम लोग एक ही है। और करते करते कई लोग, मुझे कुछ दिनों पूर्व में अपने पड़ोस के एक देश में गया था, तो वहां मुझे एक बड़े विद्वान लोगों के समूह के साथ बैठा था। वो बता रहे थे कि बहुत सारे वर्षों तक तो हम लोग यही सोच रहे थे और हमें यही बताया जा रहा था कि अरे बस 15-20 वर्षों की बात है, भारत तो अलग अलग हो जाएगा कई सारे टुकड़ों में। और हम लोग 25-30 साल तक यही राह देखते रहे, इसलिए भारत को हमने कभी सीरियसली लिया नहीं। और बोले देखते देखते वो समस्याएं हमारे देश में आने लगी और भारत और मजबूत होते जा रहा है। और ये बात सुनकर मुझे काफी अच्छा लगा। और मैंने फिर उन्हें पूछा कि ये कैसे हुआ। मैंने कहा भारत में लगातार ऐसी शक्तियां रही कि जिन्होंने, ये केवल पैसिव तरीके से नहीं हुआ है, बस यूं ही हो गया ऐसे नहीं है। तो इसके लिए इस देश में ऐसी राष्ट्रीय पांचजन्य जैसी बहुत सारी ऐसी राष्ट्रीय विचार की शक्तियां रही कि जिन्होंने सकारात्मक रूप से और सक्रिय रूप से एक्टिवली एक लगातार सोच समझकर एक निश्चित दिशा में प्रयास किया कि ये एकता मजबूत हो। और ये एकता मजबूत होने के लिए जो लोक जागृति चाहिए, उसके लिए प्रयास हो। और उसके प्रयास के कारण धीरे धीरे ये भ्रमों से देश निकलता जा रहा है। आज भी ऐसी शक्तियां हैं जिनके अपने अपने स्वार्थ होंगे या अपना अपना अज्ञान होगा, कारण कुछ भी हो सकता है।
परंतु वो भी लगातार प्रयास करते हैं। आज भी ये प्रयास देश में चलते रहते हैं, परंतु वो प्रयासों में इतनी ताकत है कि कुछ समय के लिए वो जरूर कुछ ऐसा माहौल बना देते हैं कि लगता है कि जैसे क्या होगा देश में। परंतु हमारे देश ने धीरे धीरे समाज में ऐसे लोग स्थानीय स्तर पर नेतृत्व में आ रहे हैं, स्थानीय स्तर पर नेतृत्व में आ रहे हैं, जो लोग अपने इन भेदों से उठकर अपने आसपास के लोगों को भी भेदों से ऊपर उठने के लिए सलाह देते हैं, उनको अपने साथ में उससे ऊपर उठाते हैं। और इसका परिणाम ही है कि इतने सारे प्रयासों के बाद भी अपना देश प्रगति की राह पर जा रहा है। क्योंकि जिस देश में जमीनी तौर पर ऐसी परिस्थिति न हो, वो देश निरंतर अपने किसी भी क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सकता। तो या तो देश में प्रगति हो रही है सब क्षेत्रों में, इसका मतलब जमीनी स्तर पर सामाजिक तौर पर भी अपनी परिस्थिति में एकता का जो तत्व है वो और मजबूत हो रहा है। और जब वो तत्व मजबूत हो रहा है तो उसका परिणाम यहाँ दिख रहा है। और इसीलिए अब उपाय भी ये होगा कि उस तत्व को हम और मजबूत करें, और उस तत्व को जो बातें मजबूत करती है उनको हम मजबूत करें। ये मुझे लगता है कि आज समय की आवश्यकता है। और इसलिए वो तत्व, वो प्रतीक, वो सिंबल्स जो हमारे उन तत्वों को मजबूत करते हैं, उनको मजबूत करने की आवश्यकता है। आज देश में कुंभ हो रहा है, महाकुंभ है ये, और ऐसे ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार 144 वर्षों के बाद ऐसी परिस्थिति आती है। अपने पूर्वज जानते थे शायद कि समाज में मनुष्य का स्वभाव है, अलग अलग प्रकार के भेद मन में उत्पन्न होते हैं, लेकिन कोई ऐसा स्थान होना चाहिए जहां आकर, जहां डुबकी लगाने से वो भेद कुछ समय के लिए क्यों ना हो भूल जाते हैं। जैसे हम लोग ध्यान लगाते हैं या योग करते हैं। योग तो हम लोग दिन भर 24 घंटे नहीं करते हैं। हम दिन में बोलते कि 15 मिनट भी अगर आप योग कर लो, प्राणायाम कर लो, ध्यान कर लो। अब हम नहीं कह रहे हैं, पूरी दुनिया मान रही है इसको, इट इज टेकन। और इसलिए 15 मिनट भी करते तो आपके बाकी बचे 24 घंटों में आपकी मनस्थिति अच्छी रहती है। तो मुझे लगता है कि ये जो महाकुंभ है ये भी एक महायोग है, जिसको 12 वर्षों में एक बार एक जगह करने से मुझे लगता है कि अगले 12 वर्ष तक हमारे समाज की जो मनस्थिति है वो मजबूत हो जाती है और वो अपनी एकता को आगे लेकर चलता है। तो इसलिए ऐसे कुंभ को मजबूत करना चाहिए। जो लोग ये नहीं चाहते वो लोग ही उस पर उल्टी सीधी टिप्पणी करते रहते हैं। हमारे त्योहार हैं वो भी हमें जोड़ते हैं, इसलिए उन ऐसे त्योहार जो हमें जोड़ते हैं उनको मजबूत करने की जरूरत है। आजकल उन पर भी ऐसी शक्तियां हैं कि जिनको हमारे दीपावली आने पर, हमारे होली आने पर ही याद आता है और कुछ तो भी उल्टी सीधी बातें करते हैं। तो इन बातों का हल्के में नहीं लेना चाहिए। पूरे समाज को मिलकर इन बातों को सामना करना चाहिए कि नहीं भाई, ये हमारे एकता के प्रतीक है, ऐसे ये सिंबल्स हैं। हमारे ग्रंथ हैं रामायण महाभारत जो हमें अच्छे जीवन मूल्य सिखाते हैं, जो हमें एक रहने की बात सुनाते हैं, जो हमें जो दानव शक्ति से लड़ने की प्रेरणा देते हैं, एक दूसरे से प्रेम और आत्मीयता से रहने की एक हमें अनुभूति देते हैं। मुझे लगता है कि जिन बातों से हजारों पीढ़ियां, कितनी सारी पीढ़ियां लगातार ये प्रेरणा प्राप्त कर रही, उन बातों को हमें सुरक्षित संरक्षित करना राष्ट्रीय एकता के लिए आवश्यक है। और इसलिए ऐसी भाषा, जिस भाषा में ये ज्ञान उपलब्ध है उसको भी संरक्षित करने की जरूरत है। जिन पद्धतियों के द्वारा ये बात मिलती है उनको भी संरक्षित करना जरूरी है। और इसलिए अगर हमारे मंदिर हैं जिनसे लोगों को रोज ये प्रेरणा मिलती है, ऐसे प्रेरणा के स्थान उनको संरक्षित करना जरूरी है। तो ऐसे जितने भी प्रतीक इस देश में है, जिसमें संविधान आज के समय में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रतीक है, और इसीलिए आज जब बहुत सारी चर्चा, लगातार चर्चाएं देश भर में चल रही है, उस समय इन बातों का पुनस्मरण करना, इन बातों की चर्चा होना
और उसके आधार पर निरंतर आगे बढ़ते रहना ये आवश्यक है। अब समय बदल रहा है, पूरे देश में एक उत्साह का वातावरण है और पूरी दुनिया भारत की तरफ भी देख रही है। जैसे प्रगत से प्रगत देशों को लग रहा है कि भारत से शायद योग मिला, अब फिर से मेडिटेशन डे भी लिया है और अभी बहुत सारी बातें हैं जिसके लिए वो भारत की तरफ भी देखेंगे। अभी आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, आ ही गया, और वो आने वाले समय में हमारे जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करेगा। और एक तरीके से ये वातावरण बन रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा कल्चर तय करेगा या हमारा ह्यूमन इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कल्चर तय करेगा। ये बात महत्व की है। आज भारत को ये कहना पड़ेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे आज बायोलॉजिकल क्षेत्र में भी बात आ रही है कि हम जीन के जो भी साइंस हमारा डेवलप हुआ है उसका कहाँ और कितना कैसे इथिकली उपयोग करें, तो एआई में भी इथिकल क्या है और अनइथिकल क्या है इसकी बात उठाना आवश्यक है। कौन सी बात मानव हित में, कौन सी मानव हित में नहीं है, इन बातों पर बात करना जरूरी है। और इसीलिए हमारे देश के लोगों को आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई बातों को भी स्वागत करते हुए वो देश के हित में काम कैसे करेगी, क्योंकि हर कोई नई बात आती है तो उसको दोनों प्रकार से उपयोग हो सकता है। और इसीलिए जो अच्छा चाहते हैं उनको जल्दी से इस बात को समझकर और नए समय में पूरे दुनिया के हित में एथिकल, लोगों के लिए बेनिफिशियल और रेगुलेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसा रहेगा इसके बारे में भी विचार करने की आवश्यकता है। वो हमारे देश के प्रगति में उपयोगी भी होगा और अगर सही समय से एथिकली नहीं रहा तो हमारी देश की एकता, अखंडता, हमारी प्रगति, हमारा जीवन, इस पर नकारात्मक असर भी डालेगा। इसलिए केवल ये हमें चाहिए या नहीं चाहिए ये चॉइसेस ज़्यादा नहीं है, लेकिन कैसा चाहिए इसके बारे में चॉइसेस ज़रूर है। तो मुझे लगता है कि आज ऐसे नए आधुनिक विषयों के बारे में भी जब हम भारत की बात कर रहे हैं तो ऐसे विषयों पर भी मंथन, चिंतन आवश्यक है। और इसमें भी अब भारत को केवल एक यूजर के रूप में हमें स्वयं को नहीं देखना चाहिए तो हम इसमें एक नेतृत्व भी कर सकते हैं और इसमें हम निश्चित दिशा भी दे सकते हैं अपने सांस्कृतिक आधार पर। इसके बारे में भी विचार होना चाहिए। मुझे लगता है कि अगले विषयों को जब पांचजन्य के लोग लेंगे तो इन विषयों के जो नए आयाम हैं इनको भी देश के हित में लेंगे, ऐसी आशा मैं उनसे करता हूं। और आज जो एक लंबी यात्रा पांचजन्य ने इतने वर्षों में की है उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं और ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। भारत माता की जय।